हाय दिस इज़ ओम एंड वेलकम्स यू ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 7th एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हड़प्पन कल्चर। आज हम इसका हड़प्पन कल्चर का फर्स्ट पार्ट कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फेज पहला पॉइंट है। तो सबसे पहले होता क्या था कि उस वक्त 1854 के करीब क्या हो रहा था हमारे यहाँ पर, लाइनिंग बिछ रही थी किसकी, रेलवेज़ की। अब रेलवे की लाइनिंग जब बिछेगी उस वक्त किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्टोन की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें क्या मिलने लगा, अंग्रेज़ों को उस टाइम पे जो मज़दूर लगाए हुए थे उन्हें यहाँ आसपास के एरिया में ये स्टोन मिलने लगा। जो आज का हमारा पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान का जो एरिया था, वेस्टर्न इंडिया था, वहाँ पर उन्हें क्या मिलने लगा, उन पर को स्टोन मिलने लगा और उन्होंने उसका यूज़ कर दिया। और लगभग हड़प्पा कल्चर का ये माना जाता है कि लगभग 60 से 70% जो उसके हमारी धरोहर थी उन्हें हमने किस में वेस्ट कर दिया था, रेलवेज़ में वेस्ट कर दिया था। पर तब उन्हें खुद को एहसास नहीं था कि हम एक इतनी बड़े कल्चर को वेस्टेज है उसकी करने लग रहे हैं। तब हुआ क्या कि 1853 के अंदर एक ब्रिटेन का इंजीनियर था, क्या नाम था उसका, ए कनिंघम था, ए कनिंघम। उसने क्या कहा, उसने अंग्रेज़ों को कहा कि वैसे ऐसे मुझे एक हड़प्पा की एक सील मिली है। हड़प्पा का तो उस वक्त उसे पता नहीं था, पर उसने कहा मुझे एक सील मिली है। उसने अंग्रेज़ों को कहा, पर अंग्रेज़ों का उस वक्त ध्यान कहाँ था, व्यापार बनाने में, और इसके कारण वो क्या करना चाह रहे थे, रेलवेज़ लाना चाह रहे थे। तो उन्होंने इसे दबका दिया और यो भाई बैठ गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भाई ये बाद में पता चलता है कि जो कल्चर था ये उनकी वेस्टेज करने लग रहे थे। तो सबसे पहले आर.डी. सानी जी 1921 के अंदर हड़प्पा की खुदाई स्टार्ट करते हैं। आर.डी. बनर्जी ने स्टार्ट की थी कब, 1922 में। किसकी की थी, मोहनजोदारो की थी। उसके बाद इन्होंने कर दी स्टार्टिंग। इसके बाद अब मोहनजोदारो के दोबारा जो एक्सकवेशन हुई थी, खुदाई हुई थी, वो 1931 में हुई थी। 1931 में किसने की थी, मार्शल ने की थी। और फिर दोबारा 1938 में हुई थी, जब किसने की थी, मैके ने की थी। जहाँ से फिर ऑब्जेक्ट्स और अधिक मात्रा में मिलने स्टार्ट हुए। इसी तरीके से सेम तरीके से हड़प्पा की 1940 में वत्स जी ने की थी और मोर्टिमर व्हीलर ने 1946 में की थी। तो उस वक्त ये जो हड़प्पा कल्चर था ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये लगभग एक ट्रायंगुलर एरिया था जिसमें ये फैला हुआ था। ये कहाँ से कहाँ तक था, अब इसकी जो लोकेशन मानी जाती है, ये मानी जाती है अलग अलग टाइप से माने गए। पहले तो हम इसमें कल्चर अलग अलग है, प्री हड़प्पन है, मैच्योर हड़प्पन है और पोस्ट हड़प्पन साइट्स हैं। पर हम फ़िलहाल कवर अप कर रहे हैं सभी को एक ही कल्चर के थ्रू कवर अप कर रहे हैं। ये शिवालिक से लेकर के कहाँ तक था, नीचे अरेबियन सी तक था, और यहाँ ये मकरान से लेकर कहाँ तक था, मेरठ तक था। ठीक है। तो इसकी बंदरगाह कौन कौन सी थी, सूतकांडेडोर थी, सूतकोतदा थी, लोथल थी। ये कुछ इसकी क्या थी, बंदरगाह थी। लगभग कितने एरिया में कवर अप था, ये लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। जो दुनिया की सबसे बड़ी उस टाइम की क्या थी, ये सिविलाइजेशन थी। लगभग कितनी साइट्स यहाँ से मिली है, लगभग 2800 साइट्स मिली हैं। लगभग 2800 हड़प्पन साइट्स मिली हैं हमें इस एरिया से। और जिसमें मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम है पंजाब और सिंध में, और इंडिया में मैक्सिमम कहाँ है, गुजरात में। हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा जो है वो पंजाब में है, और मोहनजोदाड़ो कहाँ है, वो सिंध के अंदर है। ठीक है। एक और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अलावा एक और इम्पोर्टेंट सिटी है जो वो हड़प्पा से कितने किलोमीटर दूर है, जो हड़प्पा से 235 और 130 किलोमीटर दूर किससे है, मोहनजोदाड़ो से। इसका क्या नाम है, इसका नाम है चंदूहड़ो।
चंदू हड़ो। और इम्पोर्टेंट साइट कौन सी है? और कालीबंगन थी, लोथल है, बनावली है, हरियाणा के अंदर है ये, और सूतकांडे डोर है, सूरकोतदा है, राखीगढ़ी है, और एक लेटर हड़प्पन साइट मानी जाती है कौन सी? रंगपुर, जहाँ से मालाएं वगैरह मिली हैं, रंगपुर है। धोलावीरा है, धोलावीरा का है कच्छ के अंदर है। और धोलावीरा का एक और खासियत ये थी कि ये जो धोलावीरा का जो एरिया था वो मड की ब्रिक से, मिट्टी की ईंटों से फोर्टिफाइड था, चारों तरफ उसके किलेबंदी थी। धोलावीरा का एरिया कितने में कवर अप था? 50 हेक्टेयर के अंदर सबसे। और हड़प्पा के कितने एरिया में कवर अप है? 150 के अंदर, 150 हेक्टेयर में। मोहनजोदाड़ो जो है वो सबसे बड़ी साइट है, 500 हेक्टेयर में ये फैली हुई है। राखीगढ़ी 250 हेक्टेयर में है। इसके बाद वहाँ की टाउन प्लानिंग कैसी थी, लोग कैसे रह रहे थे, ठीक है, और उनके क्या क्या स्ट्रक्चर हमें वहाँ से मिलते हैं। तो ये क्या है? ये आप देख रहे हैं ग्रेट बाथ। ये कहाँ से पाया गया? ये मिला है मोहनजोदाड़ो में। तो एक ये लंबा सा रिचुअल पाथ होता था, जब कोई भी एक रिचुअल सेरेमनी होती थी तो यहाँ पर क्या होता था? बाथ होता था। और इसमें क्या था इम्पोर्टेंट? ये एक नीचे फ्लोर था जो जली हुई ईंटों का बना हुआ था, और ये बराबर में रूम्स थे फॉर चेंजिंग देयर क्लॉथ्स। और उसके बाद में साथ ही साथ यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी दोनों तरफ। ये किस चीज़ के लिए थी भैया? उतरने और चढ़ने के लिए। यहाँ पे दोनों तरफ ड्रेनेज का सिस्टम था, एक कुआं था यहाँ पर जहाँ से इसमें पानी भरा जा सकता था। तो एक बहुत लार्ज एक एक्सक्यूशन हुई थी। ये कहाँ मिला था ग्रेट बाथ? ये मिला था मोहनजोदाड़ो के अंदर। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट सिटाडल। सिटाडल क्या होता है? सिटाडल कहते हैं इस पार्ट को, मतलब एक टाउन, जो पूरा टाउन है उसमें ऊंचाई पे जो स्थित पार्ट है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं महल टाइप है, वहाँ पर उसे क्या कहते हैं? सिटाडल कहते हैं। यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? यहाँ पे नोबल लोग रह सकते थे, शायद नोबल लोग रहते थे, नोबल पीपल रहते थे, रूलर्स रहते थे, और नॉर्मल पीपल जो थे वो नीचे रहते थे ब्रिक्स हाउसेज में। ओके, तो इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ आगे। अब ड्रेनेज सिस्टम कहता था लोग, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम माना जाता है, क्योंकि सिटी, एक तो सिटी सिविलाइजेशन, ये सारी की सारी शहरी थी। हर एक घर के अंदर और जो है अपना अलग से एक बाथरूम मिलता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि साथ ही साथ इन्होंने क्या कर रखा था, जो कोर्टयार्ड था वो खुद का अलग था, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, बनावली के अंदर तो इवन जो स्ट्रीट्स थी उन गलियों के अंदर, ये जो आपको नाली दिखाई दे रही है ये भी कवर अप थी बनावली के अंदर। तो बाकी ये एक अच्छा सिस्टम था, सारी जगह कॉमन जो सीवरेज लाइन थी उसमें जाके मिलती थी। तो मतलब एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम उस वक्त उन्होंने डेवलप किया हुआ था। फिर ग्रेनरीज क्या हैं? ये ग्रेनरीज थे जहाँ पे एक्स्ट्रा जो इनका प्रोड्यूस होता था उसे वहाँ पे रखते थे। एक यहीं पे ही जो सिटाडल था उसके पास में एक बड़ी लार्ज ग्रेनरी मिलती है, जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर सारा कर जो था, जो जनता से इकट्ठा होता था वो यहाँ पे स्टोर किया जाता था, ठीक है। जो वो ग्रेनरी मिली है वो लगभग 45 मीटर लंबी है और 15.5 मीटर चौड़ी है। और लगभग ऐसी कई ग्रेनरीज जो हैं वो ये मिली हैं कहाँ पर? हड़प्पन साइट्स में मिली हैं। अब आ जाते हैं, ये ग्रेनरीज की तस्वीर थी। एग्रीकल्चर में उस वक्त क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था? तब वुडन फ्लो था, हल जो था वो लकड़ी का था,
कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते थे वे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। तो मतलब वुडन प्लो है तो जब तक तब तक क्या होगा, एग्रीकल्चर का इतना डेवलपमेंट नहीं होगा। ये नवंबर के अंदर बीज बो देते थे वीट और बार्ली का, और फिर अप्रैल के अंदर क्या कर देते थे, फसल काट लेते थे। कुछ एक जगह पे इन्हें हमें जैसे लोथल है वहाँ पर चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। साथ ही मस्टर्ड भी बोते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या था कि ये क्या करते थे, ये जैसे झूम खेती होती है उसको प्रीफर करते थे। इसके बाद डोमेस्टिकेशन कैसे करते थे एनिमल्स की, वो एनिमल्स लगभग हर टाइप के एनिमल के हमें यहाँ सबूत मिले हैं। डॉग, कैट, काउज, इवन राइनासोरस और एलिफेंट के भी मिले हैं। और जो सूतकोतदा है जगह, वहाँ से हमें हॉर्स के भी हमें साइन मिले हैं, पर वो क्या है, वो उसके ऊपर संशय बना हुआ है, पर वो माना जाता है कि वो क्या है, हॉर्स के साइन है। और वो हॉर्स कहाँ से ले आए गए होंगे, मेनली मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता से लेके आए गए होंगे। इसके बाद आ जाते हैं उस टाइम की टेक्नोलॉजी क्या थी, क्राफ्ट कैसे बनाते थे। तो आप सबको पता है कि तब ब्रॉन्ज़ की डेवलपमेंट हो गई थी। अब ये ब्रॉन्ज़ किस टाइप के, दो टाइप के ब्रॉन्ज़ बनाते थे। एक तो टीन को कॉपर के साथ मिक्स करके, साथ ही साथ वो आर्सेनिक को कॉपर के साथ भी मिला करके क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज़ बनाते थे, ठीक है। तो वहाँ से, और साथ ही साथ उस टाइम पे वे क्या करना शुरू कर दिया था, इन्होंने कॉटन वेव करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि कॉटन यहाँ पर हो गई थी, प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो गई थी। कॉटन वेव करनी शुरू कर दी, स्पिनिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने। वूल के और कॉटन के क्या बनने लगे थे, बनने लगे थे। पोटर व्हील का डेवलपमेंट हो गई थी, तो मतलब पोट्री भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे बेस्ट किस में माने जाते थे, बीड मेकिंग में माने जाते थे। बीड मेकिंग मतलब मालाएं बनाने में ये क्या थे, ये माला बनाने में क्या थे, निपुण थे। और इन लोगों ने ये मेनली मालाएं वगैरह, ये जो सजने का सामान होता है, कहाँ से मिला है, रंगपुर से मिला है। उसके बाद ये ट्रेड और कॉमर्स किसके साथ कर सकते थे, मेनली में ईरान के साथ करते थे। ईरान में कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता के साथ करते थे। और ये नहीं क्या करते थे, ये इन लोगों को क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे, मेलुहा कहते थे। अब इनसे क्या ऑब्जेक्ट्स लेंगे, क्या करेंगे, टीन, सिल्वर और गोल्ड, ये और शीशा, लेड, ये कहाँ से लाया जाता था, वो इसी एरिया से लाया जाता था, अफ़गान और ईरान के एरिया से। जबकि हमारे यहाँ से तो केवल क्या मिलता था, तांबा मिलता था, बनाया जाता था। इसके बाद इस टाइम की जो वो थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो किस टाइप की थी। एक चीज़ सॉरी मैं भूल गया, ये आपने एक फ़िल्म आई थी मोहनजोदाड़ो, उसमें भी आपने सुना होगा नाम, दिलमून। दिलमून उसमें बताया गया है कि जो सुमेरियन सभ्यता थी, वो लोग मोहनजोदाड़ो के लोगों को दिलमून कहते थे। परंतु जब हम रियलिटी में इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो दिलमून वे किसको कहते थे, बहरीन जो देश है वहाँ के लोगों को दिलमून कहा जाता था। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त के साथ बरकरार था। जैसे हमने बताया कि सिटाडेल के अंदर कौन रहते थे, हायर क्लासेस के पीपल रहते थे। तो मिडिल एरिया के लोग कहाँ पर रहेंगे, जो उससे नीचे का टाउन होगा, उसमें मिडिल एरिया में अब कौन से लोग रहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे जो अधिकारी हैं। और लोएस्ट टाउन में कौन रहेंगे, नॉर्मल पीपल रहेंगे, ठीक है। अब वहाँ पर राज किस प्रकार का था, जो लार्ज ग्रेनरीज मिली हैं उसमें एक चीज़ तो पता चल गया कि तब टैक्स वगैरह कलेक्ट होता था, मतलब कोई ना कोई राजा था, स्टैंडिंग आर्मी अपनी रखता था। स्टैंडिंग आर्मी का किस प्रकार पता चलता है, स्टैंडिंग आर्मी का हमें पता चलता है धोलावीरा के अंदर जो फोर्टिफाइड महल था, मतलब किलेबंदी की हुई थी, मतलब वो पक्का कहीं ना कहीं स्टैंडिंग आर्मी रखते थे, ठीक है। वहाँ पर तब कोई टेम्पल नहीं मिला है, मतलब रिलीजियस इतने इशू नहीं थे, धार्मिक वे मातृ पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। और जो मर्चेंट्स थे उनको क्या रखा जाता था, हायर क्लासेस के अंदर रखा जाता था। तो नेक्स्ट हम
टॉपिक कल करेंगे, जिसमें हम हड़प्पा कल्चर को पूरा कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। थैंक यू।